हेलो बच्चों। आज हम लोग हमारा इतिहास और नागरिक जीवन कक्षा 8 की पाठ 5 का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कारण एवं परिणाम। लॉर्ड डलहौजी के बाद 1856 में लॉर्ड कैनिंग भारत में अंग्रेजों का अंतिम गवर्नर जनरल था। 1856 तक गवर्नर जनरलों ने अपनी विभिन्न नीतियों के कारण भारत पर विजय लगभग पूर्ण कर ली थी। भारत में विदेशी शासन छल बल, सैन्य बल तथा अर्थ बल पर टिका हुआ था, किंतु 1757 में प्लासी युद्ध के समय से ही किसानों, कारीगरों, शिल्पकारों, राजाओं और सिपाहियों और अंग्रेजों के बीच विवाद उत्पन्न होने लगे। इसके पूर्व भी समय समय पर देश के विभिन्न भागों में निम्नलिखित विद्रोह भी हुए। 1857 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के पहले भी निम्नलिखित लोगों ने विद्रोह किया। सन्यासियों एवं फकीरों द्वारा धार्मिक पुनरुत्थान के लिए बंगाल का विद्रोह। बंगाल में जो विद्रोह हुआ वो धार्मिक फकीरों और सन्यासियों द्वारा किया गया। सिपाहियों का विदेशी शासकों एवं विदेशी प्रशासन के विरुद्ध विद्रोह। सिपाहियों का जो सिपाही भर्ती थे ब्रिटिश गवर्नमेंट काल में, उन लोगों ने भी विद्रोह किया। मध्य प्रदेश में भील, बंगाल बिहार में संथालों, उड़ीसा में कोल, गोंड तथा मेघालय की खासी आदि जनजातियों का अंग्रेजों के शोषण के विरुद्ध विद्रोह। लेकिन इन विद्रोहों के स्थानीय होने के कारण तथा पारस्परिक समन्वय के अभाव के कारण अंग्रेजों द्वारा आसानी से इनका दमन कर दिया गया। इसके बावजूद अंग्रेजों की दमन नीति के खिलाफ भारतीय क्रांतिकारियों का विद्रोह जारी रहा और सन 1857 में व्यापक रूप से विद्रोह की योजना बनाई गई। अंग्रेजों के खिलाफ इस प्रकार के विद्रोह को सन 1857 की क्रांति के नाम से जाना जाता है। इस जन असंतोष ने उत्तर तथा मध्य भारत में ब्रिटिश राज्य को कुछ समय के लिए लगभग समाप्त कर दिया था। सन 1857 की क्रांति लगभग 150 वर्षों में अंग्रेज शासकों ने सभी भारतीय संस्थाओं में राजनैतिक, धार्मिक, सामाजिक, न्यायिक दखल दिया। इससे भारत में प्रभुत्व वर्ग वालों को सीधे ठेस पहुंची और शासक एवं जनता के बीच संदेह का माहौल बन गया। सन 1857 की क्रांति के निम्नलिखित कारण थे। आइए अब यहाँ हम जानते हैं कि जो 1857 की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की क्रांति हुई, इसके क्या कारण थे। पहला तो कारण था आर्थिक। ब्रिटिश औपनिवेशिक शक्ति भारतीय उपनिवेशों की अर्थव्यवस्था को अपनी अर्थव्यवस्था का पूरक बना रही थी। अर्थात भारत उपनिवेश राज्य इंग्लैंड विदेशी साम्राज्य को आवश्यकता अनुसार अपना कच्चा माल कपास नील देता था। जो भारत था वो कच्चा माल देता था। इस कच्चे माल से मशीनों से ज्यादा सस्ती वस्तुएं बनाकर हमारे देशवासियों को ऊंचे मूल्य पर बेचते थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है ऊंची दरों पर करों के कारण भारतीय वस्त्र उद्योग निर्यात बहुत प्रभावित हुआ। भारतीय शिल्प की दशा बिगड़ती गई। अंग्रेजों ने इसके विकास के लिए बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। अंग्रेज शासकों ने भारतीय कुटीर उद्योगों को तहस नहस कर दिया। जो छोटे छोटे उद्योग थे उनको अंग्रेजों ने तहस नहस कर दिया। इससे भारत की उद्योग की स्थिति शीघ्र क्षीण हो गई, कमजोर हो गई और भारतीय कारीगरों की दशा खराब होती चली गई। अकाल एवं गरीबी के कारण किसानों में असंतोष था। बढ़े हुए लगान वसूलने के कारण किसान क्षुब्ध थे, नाराज थे। सेना से हटाए गए सैनिक भी अंग्रेजों के शत्रु हो गए। शिक्षित भारतीयों को उच्च पदों पर नहीं नियुक्त किया जाता था। उन्हें अंग्रेज कर्मचारियों की तुलना में बहुत कम वेतन भी दिया जाता था। विद्रोह के ये भी कारण थे कि सैनिकों को अंग्रेजों की अपेक्षा इनको कम वेतन दिया जाता था जो भारतीय सैनिक थे। राजनीतिक कारण, आइए जानें कि क्या राजनीतिक कारण थे। यद्यपि भारत में राजनीतिक सत्ता वास्तविक रूप में अंग्रेजों के हाथ में थी, फिर भी शासन दिल्ली के मुगल बादशाह के नाम पर ही चलता था। वह देश की एकता का प्रतीक था। अंग्रेजों ने तत्कालीन मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर के साथ अपमानजनक व्यवहार किया। 1835 ईस्वी में कंपनी के सिक्कों से मुगल सम्राट का नाम हटा दिया गया। कंपनी के सिक्कों से जहां सम्राट का नाम रहता था वहां से बहादुर शाह जफर का नाम हटा दिया गया।
लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति के तहत देसी राज्यों को ब्रिटिश राज्य में किसी न किसी बहाने मिलाया जाता था। इससे सभी देसी राज्य आतंकित हो गए, उनका अस्तित्व भी संकट में पड़ गया। अंग्रेजी शासन एक पक्षीय निर्णय लेता था जिससे उनका विदेशीपन नीयत सुस्पष्ट हो गई। इसी नीति के कारण सतारा, झांसी, नागपुर और दूसरे राज्य अंग्रेजों के कब्जे में आ गए थे। डलहौजी ने पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहब की वार्षिक पेंशन भी बंद कर दी थी, जिससे नाना साहब तथा अन्य राज्य अंग्रेजों के कट्टर शत्रु हो गए। डलहौजी ने कुशासन के कारण अवध को अपने साम्राज्य में मिलाने के बाद सिपाहियों को हटा तो दिया, लेकिन उन्हें कोई रोजगार नहीं दिया। इससे उनके मन में अंग्रेजों के प्रति नफरत हो गई। अंग्रेजों द्वारा जमींदारों तथा तालुकदारों को भूमि का मालिक बनाया गया और उन्हें मनमाने लगान वसूलने की छूट दी गई, जिसके कारण किसानों में असंतोष था। ब्रिटिश न्याय प्रणाली भारतीय कानून की अनदेखी करती थी। यह प्रणाली भारतीयों के लिए बड़ी खर्चीली, पेचीदी और लंबी प्रक्रिया वाली थी। इसके अलावा भारतीय शासन में ऊंचे पद प्राप्त नहीं कर सकते थे। उनकी योग्यता का आदर नहीं होता था, जिससे भारतीयों के बीच अविश्वास और असंतोष बढ़ता गया। अंग्रेजों द्वारा लगाए गए तमाम तरह के बंधन और अपमान भारतीयों के लिए असहनीय हो गए। सामाजिक और धार्मिक कारण, यहाँ हम ये देखते हैं कि 1857 की जो क्रांति है वो सामाजिक और धार्मिक कारण भी था। अंग्रेज भारत की अशिक्षा, सामाजिक अनेकता तथा व्याप्त कुरीतियों के साथ साथ धार्मिक, आर्थिक पिछड़ेपन और भारत पर शासनाधिकार स्थापित होने से भारतीयों को तुच्छ समझते थे। सामान्य लोगों को पाश्चात्य शिक्षा दिलाना भारतीयों को ईसाई बनाने की अंग्रेजों की चाल समझी जाने लगी। अंग्रेजों द्वारा प्रारंभ की गई रेल और डाक व्यवस्था को भारतीयों ने अपने धर्म के खिलाफ तथा ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार की चाल समझा। ईसाई मिशनरी हिंदू और मुसलमानों का धर्म परिवर्तन करने लगे तथा हिंदू धर्म तथा इस्लाम की खुली निंदा करने लगे। ब्राह्मण तथा मौलवी पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार व प्रभाव के कारण अपनी पकड़ तथा प्रभाव को कम होने की आशंका करने लगे। सन 1850 ईस्वी में कंपनी ने एक कानून पास किया जो ईसाई हो जाएगा उसे उसके पैतृक संपत्ति का भागीदार बनाया जाएगा। इसे हिंदुओं द्वारा अपना अपमान समझा गया। और इसके अलावा सैन्य कारण, आइए हम देखते हैं कि सैन्य कारण भी एक मुख्य कारण था। सेना में भारतीयों के साथ भेदभाव किया जाता था, उन्हें ऊंचे पदों पर नहीं रखा जाता था। उनका वेतन एवं सुविधाएं अंग्रेज सैनिकों की अपेक्षाकृत कम थी। अंग्रेजों ने नए राइफलों का प्रयोग किया जिनमें लगाए गए जाने वाले कारतूसों में गाय एवं सूअर की चर्बी लगी होने की अफवाह फैली। इससे हिंदू और मुसलमान दोनों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची और इस बात ने भी अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में चिंगारी का काम किया। कैसे क्रांति की योजना, किन लोगों ने उस समय क्रांति की योजना को सफल बनाने के लिए प्रयास किया, आइए देखते हैं कि क्रांति की योजना। देश में ऐसी अशांत परिस्थितियों में एक सशक्त संघर्ष द्वारा भारत से अंग्रेजों को बाहर निकालने की योजना बनाई गई। स्वतंत्रता संघर्ष की योजना का कार्य नाना साहब, तात्या टोपे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई तथा कुंवर सिंह आदि ने आरंभ किया। इस आंदोलन का अखिल भारतीय नेतृत्व करने के लिए बहादुर शाह जफर को चुना गया। दिल्ली, लखनऊ, झांसी, मैसूर और अवध के नवाबों, राजाओं तथा जमींदारों से संपर्क किया गया। मुगल सम्राट बहादुर शाह तथा उनकी बेगम जीनत महल, अवध के नवाब की बेगम हजरत महल तथा कुंवर सिंह आदि का संगठन बनाया गया। आंदोलनकारियों द्वारा रोटी तथा कमल के फूल को विद्रोह के संदेश का प्रतीक बनाया गया। संघर्ष की तिथि जिसको निश्चित किया गया कि 31 मई 1857 निश्चित की गई। आइए इस मानचित्र के माध्यम से जानें कि किसने किस क्षेत्र का, किस क्रांतिकारी ने किस क्षेत्र का नेतृत्व किया। जैसे आप ये देख रहे हैं कि यहाँ दिल्ली का नेतृत्व बहादुर शाह जफर मुगल सम्राट, लखनऊ का नेतृत्व बेगम हजरत महल, झांसी और ग्वालियर का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया। मैसूर जो बैरकपुर छावनी थी वहाँ आपने देखा कि
सिपाहियों ने विद्रोह किया, जिसमें मंगल पांडे मुख्य नेतृत्वकर्ता थे। अवध, कानपुर में नाना साहब, और ये विद्रोह जो है पूरी तरह से जो 31 मई 1857 को निश्चित की गई थी, यह विद्रोह जो है उसके पहले ही हो गई। इसका कारण ये रहा कि क्रांति की प्रमुख घटनाओं में उत्तर प्रदेश का योगदान क्या रहा, कि उत्तर प्रदेश का मुख्य रूप से क्या योगदान रहा। जैसे बैरकपुर, लॉर्ड कैनिंग ने चर्बी युक्त कारतूस के प्रयोग के लिए भारतीय सैनिकों के साथ धोखाधड़ी की। 29 मार्च सन 1857 को बंगाल छावनी के सिपाही मंगल पांडे ने कारतूस के प्रयोग से मना कर दिया तथा अपने साथियों को विद्रोह के लिए संगठित किया। इसके परिणाम स्वरूप मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। मेरठ, 9 मई की घटना के अनुसार 90 में से 85 सिपाहियों ने कारतूस में दांत लगाने से मना कर दिया। इस कारण इन सिपाहियों को 10 वर्ष की जेल की सख्त सजा दी गई। 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ में तैनात पूरी भारतीय सेना ने विद्रोह कर दिया तथा जेल पर धावा बोलकर अपने साथियों को छुड़ा लिया और कई अंग्रेज अधिकारियों को मार डाला। इलाहाबाद, प्रयागराज, जून 1857 ईस्वी में लियाकत अली के नेतृत्व में क्रांति का बिगुल बजा, लेकिन जनरल नील ने इस क्रांति का दमन कर दिया। फैजाबाद, अयोध्या, 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम का फैजाबाद में नेतृत्व मौलवी अहमद उल्ला ने किया। कैंपबेल ने यहाँ के स्वतंत्रता संघर्ष को दबा दिया। बहराइच, राजा हरदत्त सिंह ने बहराइच में क्रांति का नेतृत्व किया। उन्होंने अपने बॉन्डी के किले से अंग्रेजों का कड़ा मुकाबला किया, लेकिन अंततः वीर गति को प्राप्त हो गए। इसके बाद हजारों सैनिकों ने दिल्ली की ओर कूच किया। वहां के लोग उनके साथ मिलकर लाल किले पहुंचे। वहां पहुंचकर बहादुर शाह द्वितीय को भारत का शासक घोषित कर दिया। लेकिन 4 माह बाद अंग्रेजों ने दिल्ली पर पुनः आधिपत्य जमा लिया। बहादुर शाह द्वितीय की 1862 ईस्वी में यंगून में मृत्यु हो गई। यह घटना मध्य भारत तथा रुहेलखंड में आग की तरफ फैल गई। इसके कारण बरेली, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी तथा झांसी के सैनिकों ने अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठा लिए। बरेली में खान बहादुर खान ने क्रांति का नेतृत्व किया। उन्होंने स्वयं को नवाब घोषित कर दिया। कैंपबेल के नेतृत्व में यहाँ की क्रांति को दबाया गया तथा खान बहादुर खान को फांसी दे दी गई। कानपुर, नाना साहब कानपुर में पेशवा घोषित कर दिए गए। अजीम उल्ला खान नाना साहब का सहयोगी था। नाना साहब ने अंग्रेज की सारी फौज को कानपुर से खदेड़ दिया। नाना साहब ने आत्मसमर्पण करने वाले सिपाहियों को छोड़ दिया। इन अंग्रेज सिपाहियों को नाव द्वारा नाना साहब सुरक्षित इलाहाबाद भेज रहे थे, किंतु जैसे ही ये लोग नाव पर बैठे वैसे ही नाना साहब के आदमियों ने उन पर आक्रमण करके महिलाओं और बच्चों को छोड़कर सभी को मार डाला। इसके बाद अंग्रेज जनरल हैवलॉक ने कानपुर पर कब्जा करके नाना साहब को नेपाल भेज दिया। नाना साहब के बाद जनरल तात्या टोपे ने कानपुर की कमान संभाली, किंतु उनके आदमियों ने उनके साथ विश्वासघात किया, जिसके कारण 1859 ईस्वी में तात्या टोपे को फांसी दे दी गई। लखनऊ, अवध की राजधानी लखनऊ की क्रांति की बागडोर वाजिद अली की शाह की बेगम हजरत महल ने संभाली। क्रांतिकारियों ने रेजिडेंसी का घेराव कर लिया। अंत में अंग्रेजों का लखनऊ पर आधिपत्य हो गया। बाद में बेगम हजरत महल नेपाल चली गई। आजमगढ़ में किसने नेतृत्व किया? आजमगढ़ में स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व बाबू कुंवर सिंह ने किया और तरौलिया नामक स्थान पर उन्होंने मिलमैन एवं डेंस की संयुक्त अंग्रेजी सेना को पराजित किया। युद्ध में लड़ते लड़ते 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई। विलियम टेलर तथा बिसेंट आयर ने यहाँ के स्वतंत्रता संघर्ष को दबा दिया। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई सर ह्यूरोज की सेना के साथ बहादुरी से लड़ी, किंतु झांसी पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। कालपी में रानी तात्या टोपे से मिल गई। उन्होंने एक साथ ग्वालियर के सिंधिया पर आक्रमण करके किले पर अधिकार कर लिया, लेकिन बाद में सर ह्यूरोज ने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। रानी बहादुरी से लड़ते हुए मारी गई। यहाँ एक इन्हें भी जाने आप देख सकते हैं कि लखनऊ, जैसा आपकी पहले भी हम बता चुके हैं, लखनऊ में बेगम हजरत महल, फैजाबाद मौलवी अहमदुल्ला, बरेली खान बहादुर खान, गोरखपुर गजाधर सिंह, सुल्तानपुर शहीद हसन। इसी प्रकार रामगढ़ की रानी अवंतीबाई ने विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया, परंतु अंग्रेजों ने
स्वतंत्रता संघर्ष को दबा दिया। इस प्रकार यह महान संघर्ष 1857 ईस्वी में आरंभ हुआ, परंतु 1858 ईस्वी में इसका अंग्रेजों द्वारा दमन कर दिया गया। दमन करने में जो इन लोगों ने क्रांतिकारियों का दमन किया या विद्रोह को दबाया, उसमें जैसे दिल्ली में आपने देखा कि बहादुर शाह द्वितीय जिसका नेतृत्व करते, उसको वहाँ के ब्रिटिश अधिकारी जॉन निकोलसन ने दबा दिया। लखनऊ में बेगम हजरत महल कर रही थी, जिसको हेनरी लॉरेंस ने दबा दिया। कानपुर में नाना साहब थे, वहाँ सर कोलिन कैंपबेल ने विद्रोह को दबाया। झांसी और ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे को जनरल ह्यूरोज ने दबाया। बरेली खान बहादुर खान सर कोलिन कैंपबेल ने दबाया। इलाहाबाद और बनारस मौलवी लियाकत अली, कर्नल ऑनसेल। बिहार कुंवर सिंह जो नेतृत्व कर रहे थे, विलियम टेलर। क्रांति की असफलता के कारण यद्यप भारतीयों ने बड़ी वीरता से अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई छेड़ी थी, फिर भी उन्हें असातीत सफलता नहीं मिली। इसके मुख्यतः निम्नलिखित कारण थे। इस संग्राम की सफलता का मुख्य कारण भारतीयों में समन्वय का अभाव होना। आपस में समन्वय संबंध अच्छे नहीं थे। कुछ प्रांतों के शासकों ने तो अपने राज्यों की सुरक्षा के लिए अंग्रेजों का साथ दिया। प्रमुख रियासतों के राजाओं का सहयोग न मिलना भी असफलता का प्रमुख कारण था। यदि इंदौर, ग्वालियर और हैदराबाद के नरेश क्रांतिकारियों का साथ देते तो शायद स्थिति कुछ और ही होती। क्रांति में योग्य एवं कुशल नेतृत्व का अभाव था। बहादुर शाह विद्रोह के समय लगभग 80 वर्ष के थे। प्रत्येक क्रांतिकारी नेता ने अपने ढंग से क्रांति का संचालन किया। अंग्रेजों ने सिख फौज की मदद से 1857 ईस्वी की क्रांति को दबाया। भारतीयों की तुलना में अंग्रेज सैनिकों के पास अच्छे किस्म के हथियार थे। अंग्रेजी सेना ने नई राइफल का प्रयोग बड़े अच्छे ढंग से किया, जबकि भारतीय सैनिकों के पास गोला बारूद की भी कमी थी। यहाँ आप ये देख सकते हैं इस मानचित्र के माध्यम से कि 1857 ईस्वी तक ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार कहाँ कहाँ हो गया था। जो आप बैगनी देख रहे हैं, वहाँ वहाँ अंग्रेज़ों ने अपना कब्जा जमा लिया था। पेशावर, पंजाब, सिंध, ये आप देख रहे हैं। दक्षिण भारत में भी, उत्तर भारत में बंगाल, चंद्रनगर, बिहार, वाराणसी, लखनऊ, आगरा, ये सब 1857 ईस्वी के जो परिणाम हुए उसके बाद अंग्रेजों ने यहाँ विस्तार कर लिया। और क्रांति के क्या परिणाम हुए? सन 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। उसने इस युग का अंत कर दिया और एक नवीन युग के बीज बोए। प्रादेशिक विस्तार के स्थान पर आर्थिक शोषण का युग प्रारंभ हुआ। सन 57 की विद्रोह का यद्यप पूर्णतः दमन हो गया, फिर भी इसने भारत में अंग्रेजी साम्राज्य को जड़ से हिला दिया था। दोबारा सन 57 जैसी घटना न हो तथा ब्रिटिश शासन को व्यवस्थित एवं सुदृढ़ करने के लिए महारानी विक्टोरिया ने 1858 ईस्वी के अपने घोषणा पत्र में कुछ महत्वपूर्ण नीतियों का उल्लेख किया। इस घोषणा से दोहरा नियंत्रण समाप्त हो गया और ब्रिटिश सरकार ही सीधे भारतीय मामलों के लिए उत्तरदायी हो गई। इस क्रांति ने भारतीयों में राष्ट्रीय भावना का संचार किया और उन्हें अपनी मातृभूमि को विदेशी शासकों से मुक्ति दिलाने के लिए प्रेरित किया। कुछ चीज़ें और भी हैं, हम यहाँ देख लेते हैं। 1857 ईस्वी की क्रांति के बाद भारत राजनैतिक तथा आर्थिक रूप से प्रथम बार अपने लंबे इतिहास में किसी विदेशी ताकत ब्रिटिश साम्राज्य पर निर्भर हो गया। इलाहाबाद के मिंटो पार्क में 1 नवंबर 1858 ईस्वी को लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र जारी किया। हम अगले पाठ में पुनः जो है ये देखेंगे कि महारानी विक्टोरिया क्या घोषणा पत्र है। गुड बाय, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।